मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 27 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसी के साथ प्रोजेक्ट में होने वाली जोखिमें, संचार प्रबंधन और कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, यह एक गतिविधि होती है जो किसी भी संगठन की रणनीतिक योजना को बनाने, वह उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी प्लान की बात करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं, तब हम इसी प्रोजेक्ट का उपयोग करते हैं। अब देखिए, जब भी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं, इसे क्रमिक रूप से विस्तार किया जाता है, यानी कि इसे फेजेस में डेवलप किया जाता है। जब कोई एक फेज़ कंप्लीट हो जाता है, तभी दूसरे फेज़ पे स्विच हुआ जाता है और उसका कार्य स्टार्ट किया जाता है। इस तरीके से कुछ फेजेस में किसी प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है और उन सभी फेजेस को अचीव किया जाता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में होने वाली आवश्यकता, यानी कि किसी प्रोजेक्ट को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या-क्या आवश्यकताएं हो सकती है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है इसकी संगठनात्मक आवश्यकता, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड हो सकती है कि हमें अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। जैसे बात कर लेते हैं मोबाइल कंपनी की, तो मोबाइल कंपनी आए दिन कोई ना कोई नया मोबाइल अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती रहती है। तो वह क्या है, वह संगठन की आवश्यकता है जिससे वह अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या बाकी सब जो खर्चे हैं इन सब का वहन करती है। फिर बात कर लेते हैं बाज़ार की माँग, यानी कि किसी मार्केट की नीड है। तो जब भी कोई मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट की नीड होती है, जिसमें कम लागत में अच्छा मोबाइल या अच्छी क्वालिटी का मोबाइल मार्केट में चाहिए होता है। फिर बात कर लेते हैं ग्राहकों का अनुरोध। तो कई बार कस्टमर नीड के हिसाब से भी अपनी कंपनी को मोबाइल लॉन्च करना होता है। जैसे कि बात कर लेते हैं कि किसी कस्टमर को मेमोरी कार्ड ज़्यादा चाहिए होता है या फिर किसी और तरीके की नीड होती है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन चलानी है या कोई पर्टिकुलर फाइल्स ऑपरेट करनी है, तो वह सभी किसके थ्रू होती है, किसी न किसी कस्टमर की नीड होती है, तभी ये आपके प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं तकनीकी प्रगति के लिए, यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस। तो कई बार मोबाइल कंपनी अपनी जो टेक्निकल प्रोग्रेसेस होती है उनको बताने के लिए भी या उसको नए प्रोडक्ट में लॉन्च करने के हिसाब से भी अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है। फिर बात कर लेते हैं कानूनी आवश्यकता, यानी कि लीगल नीड्स के हिसाब से। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कभी नई जो लीगल नीड्स होती है, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड करना या वॉइस रिकॉर्ड करना, ये सभी फीचर्स आपके आने वाले मोबाइलों में आने लगे हैं। तो ये सभी क्या है, कानूनी आवश्यकता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर परेशानी के समय पे यह कार्य करती है। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो आपके प्रोजेक्ट हैं उनके क्या-क्या उदाहरण हो सकते हैं, कि यानी कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो किस-किस कंडीशन में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कोई नया उत्पाद या सेवा विकसित करना, यानी कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं या कोई नई सर्विसेज लॉन्च कर रहे होते हैं, उस केस में हम प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर बात कर लेते हैं कोई नया वाहन डिज़ाइन करना। तो जब भी कोई नए तरीके का व्हीकल हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तब भी वह एक नया प्रोजेक्ट होता है। नई या संशोधित सूचना प्रणाली का विकास करना, यानी कि कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक इमारत या सुविधा का निर्माण करना, तो किसी बिल्डिंग का या किसी पर्टिकुलर सर्विस का अगर हम निर्माण करते हैं, तब भी वह एक नए तरीके का प्रोजेक्ट होता है। नई व्यावसायिक प्रक्रिया को लागू करना, यानी कि कोई नए बिज़नेस प्रोसेसेस होती है, उनको अगर लागू कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये क्या है, एक नया तरीके का प्रोजेक्ट हो जाता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें क्या-क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जब भी हम कोई योजना बना रहे होते हैं, तो इसमें हमें कौशल, ज्ञान, तकनीकी और उपकरणों की आवश्यकता होती है। यानी कि हम इसमें जो भी लोगों में कौशल होता है और इसी तरीके से जो ज्ञान होता है, टेक्निक्स होती है, डिवाइसेज़ होते हैं, इन सभी का उपयोग हम किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में उपयोग में लेते हैं। अब देखिए, जब ये आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें देखिए 3 मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहला है स्कोप, यानी कि किसी प्रोजेक्ट का दायरा कितना रहेगा, कितना छोटा या कितना बड़ा वह प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसी के आगे समय, यानी कि इस प्रोजेक्ट में लगने वाले समय का भी निर्धारण पहले ही किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को 1 साल में करना है या 5 साल में करना है। इसका निर्धारण पहले ही
किया जाता है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट की लागत यानी कि वह प्रोजेक्ट कितनी कॉस्टिंग में बनेगा, क्या उसकी लागत होगी, ये सब पहले निर्धारित कर लिया जाता है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट का दायरा होता है उसके हिसाब से ही उसमें समय, लागत और उसकी क्वालिटी का निर्धारण हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के मैनेजर की। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो वह सारी ही प्रोजेक्ट में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं वे किसके अंतर्गत पूरी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंतर्गत पूरी होती है। अब देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वह किसी भी प्रोजेक्ट के सभी चरणों जैसे कि योजना को तैयार करना या उसे क्रियान्वित करना, इसी के साथ आवश्यक एवं पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करना, लागत, बजट और संसाधन, समय, गुणवत्ता, ग्राहक संतुष्टि से संबंधित मुद्दों में भी एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका बड़ा रोल होता है। अब देखिए जब भी कोई प्लान कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के लिए तब भी हमें प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से प्लान को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, क्रियान्वित कर रहे होते हैं तब भी किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है। आवश्यक और पर्याप्त साधनों की व्यवस्था जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई कंप्यूटरों की ज़रूरत है या किन्हीं कौशल वाले लोगों की ज़रूरत है तो उन सब की हायरिंग वगैरह भी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ही होती है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट की क्या कॉस्टिंग रहेगी, क्या बजट रहेगा, क्या उसमें डिवाइसेस चाहिए, कितना उसमें समय चाहिए, ये सभी निर्धारण प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में ही होता है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर की आवश्यकता होती है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके क्या-क्या दायित्व होते हैं, तो सबसे पहला दायित्व होता है लोगों का प्रबंधन करना। यानी कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ लोग तो उसमें ज़रूर चाहिए होंगे, अब वो किस तरीके के लोग होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हितधारकों से जुड़ाव, जो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएँगे यानी कि जो उसमें स्टॉक जो होते हैं, स्टॉक बिल्डर्स जो होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो इन सब से क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर कॉन्टैक्ट करता है। इसी तरीके से रिपोर्टिंग पदानुक्रम यानी कि वन बाय वन सभी एम्प्लॉइज़ के लिए कोई ना कोई रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन करना, ये सभी क्या कार्य प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में होता है। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट लीडर के रूप में कार्य करना, यानी कि अब प्रोजेक्ट में क्या कार्य करना है, किस तरीके से कार्य करना है, किस चीज़ की आवश्यकता है, ये सभी किसके अंडर में आता है, प्रोजेक्ट लीडर के अंडर में आता है। फिर बात कर लेते हैं मानव संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी कि जो भी मानव को भी संसाधन चाहिए जैसे कि कंप्यूटर डिवाइसेस चाहिए या फिर किसी और तरीके की आवश्यकता है, तो इन सभी आवश्यकता का जो प्रबंधन है वह भी प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट का प्रबंधन करना यानी कि अब जब मानव संसाधनों की बात हो गई है तो अब प्रोजेक्ट में क्या-क्या प्रबंधन करना है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का दायरा परिभाषित या स्थापित करना, यानी कि वह प्रोजेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, क्या-क्या कार्य करना चाहिए, ये सब का निर्धारण भी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं कार्य प्रगति पर निगरानी व नियंत्रण करना, यानी कि वह जो प्रोग्रेस है वर्क की वह कितनी है, किस तरीके से है, कंट्रोल में है या बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है, इन सभी के बारे में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बिल्कुल ध्यान रखना होता है। फिर बात कर लेते हैं प्रत्येक चरण में जोखिम विश्लेषण, यानी कि हर फेज़ में कितना रिस्क है, इसके बारे में कोई प्रोजेक्ट मैनेजर पहले ही अनुमान लगा लेता है, तो इसी हिसाब से वह प्रोजेक्ट की आने वाली गतिविधियाँ तय करता है। समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रोजेक्ट में तो उसमें होने वाले जो सॉल्यूशंस हैं उन सब के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर ही कोई ना कोई उधार उपाय करता है। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वह किस तरीके से होता है, यानी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें क्या-क्या मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट की योजना बनाना, यानी कि उस प्रोजेक्ट को प्लान करना कि उसमें क्या-क्या चाहिए, किस तरीके का वह प्रोजेक्ट होना चाहिए, किस तरीके के इसके कस्टमर्स हैं, ये सभी प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट का दायरा निर्धारण करना, यानी कि जो इसका स्कोप है वह भी निर्धारित किया जाता है प्रोजेक्ट का, कि वह प्रोजेक्ट कितना छोटा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या-क्या कार्य कर सकता है, ये सब दायरा निर्धारण भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट का अनुमान, जिसमें कि हम प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत, समय, इन सभी के बारे में बातचीत करते हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, यानी कि किस तरीके से उसमें कार्य हो रहा है, सबसे पहले कौन-सा कार्य होएगा, फिर इसके बाद कौन-सा कार्य होएगा। इस तरीके से प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग तय करी जाती है। फिर बात कर लेते हैं संसाधनों का प्रबंधन, तो संसाधनों के प्रबंधन में जो भी इसमें ज़रूरत है, जो भी इनमें आवश्यकता है प्रोजेक्ट को बनाते समय, इन सभी संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। तो इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की योजना बनाने के बारे में।
तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट की योजना बना रहे होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर का उत्पादन शुरू करने से पहले कोई योजना बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर का दायरा, ग्राहकों की आवश्यकता, लागत, समय के बारे में विश्लेषण किया जाता है। अब देखिए, जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना ही रहे होते हैं तो उसका सबसे पहले तो प्लानिंग की जाती है कि वह सॉफ्टवेयर किस तरीके का होता है, या उसमें होने वाले दायरे यानी कि किस तरीके के लोग इसको यूज़ करेंगे, ग्राहकों की आवश्यकता कि ये किस-किस तरीके की नीड्स को पूरा कर रहा है, और लागत समय का विश्लेषण किया जाता है। तो ये सभी आपके किसी भी प्रोजेक्ट की योजना का एक पार्ट होता है। फिर बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट का दायरा निर्धारण करना, यानी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर उत्पादन की सीमाओं का निर्धारण कर रहे होते हैं, वह सब क्या बता रहा होता है, प्रोजेक्ट का दायरा बता रहा होता है। इसमें देखिए संबंधित कार्यों की सीमा एवं मात्रा बताई जाती है, जैसे कि समय की व लागत की अधिकता से बचा जा सकता है। अब देखिए, जब हम प्रोजेक्ट की कोई सीमा तय कर लेते हैं कि ये कितना कार्य कर सकता है या इसमें क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसके बाद इसकी जो होने लगने वाले समय हैं या जो कॉस्ट है, इनसे भी बचा जा सकता है। यानी कि अनावश्यक समय और अनावश्यक लागत का उपयोग नहीं होता है। अब देखिए, इसमें क्या-क्या किया जाता है, दायरे को परिभाषित किया जाता है, यानी कि क्या-क्या ये एप्लीकेशन कार्य करेगी, इसके बारे में बताया जाता है। दायरे को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर वर्क में बाँटा जाता है, जिससे कि उन सभी भागों को पूरा किया जा सकता है। फिर दायरे के सत्यापन करना, यानी कि उसको वेरीफ़ाई करना कि यह जो पर्टिकुलर दायरा है, वह कस्टमर नीड को सैटिस्फ़ाई कर रहा है या कि जो क्लाइंट नीड है उनको सैटिस्फ़ाई कर रहा है। इस तरीके से इसका सत्यापन किया जाता है, और फिर दायरे को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इसको कंट्रोल किया जाता है कि इतना ही कार्य कर सकता है, ये इस तरीके का ये कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के दायरे का निर्धारण किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट का अनुमान लगाना। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो इसमें कुछ अनुमान की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहला है सॉफ्टवेयर के आकार का अनुमान, यानी कि सॉफ्टवेयर कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए, जिसमें कोड की लाइनें कितनी होनी चाहिए या फंक्शन पॉइंट्स कितने होने चाहिए। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के आकार का अनुमान लगाते हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रयास का आकलन, यानी कि उसमें कितने एफर्ट्स डालेंगे, यानी कि आवश्यक मानव घंटों की या आवश्यक लोगों के संदर्भ में जिस तरीके के कौशल के लोग हमें चाहिए होते हैं, इन सभी का आकलन यहाँ पे किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं समय का आकलन। तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उसमें प्रयासों को विभाजित करके आवश्यक विशिष्टताओं और निर्भरताओं के अनुसार किसी कार्य का निर्धारण दिन प्रतिदिन के आधार पर बांटा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ ज़रूर कर रहे होते हैं, और एक दूसरे पे कितनी उनकी डिपेंडेंसी होती है, वह सबका अनुमान लगाते हुए हम प्रतिदिन के हिसाब से समय का जो आकलन है वह करते हैं। अब देखिए, इसमें कितने घंटे चाहिए होते हैं या कितने मानव संसाधन चाहिए होते हैं या कितने दिन चाहिए होते हैं, इन सब का निर्धारण इस समय के आकलन द्वारा किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं लागत का आकलन। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या हार्डवेयर बना रहे होते हैं, तो इसमें कोई भी लगने वाले लाइसेंसेस होते हैं या कोई कार्यकर्मी है या सॉफ्टवेयर का आकार है, गुणवत्ता है, प्रशिक्षण है, इन सभी के बारे में भी हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग को जज कर लेते हैं, यानी कि उससे कॉस्ट को तय कर लेते हैं कि इतनी लागत में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। अब देखिए, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाते हैं, तो उसमें कई बार लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत होती है, कुछ कार्यकर्मियों की भी ज़रूरत होती है जो उस कौशल को, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनके पास वह कौशल होता है। तो इस तरीके से हम किसी लागत का आकलन कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो इसमें सभी गतिविधियों का एक क्रम होता है, और उस क्रम में आवंटित समय सीमा में उसका कार्य को पूरा किया जाता है। अब इन कार्यों को उप कार्यों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक कार्य इकाई को शुरू से अंत तक गणना करने के लिए हमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि एक छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, कि वह किस समय पे पूरा होगा या उसमें कितने घंटे लगेंगे, इन सब का निर्धारण प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंतर्गत होता है। फिर बात कर लेते हैं संसाधनों का प्रबंधन। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर उत्पाद का विकसित कर रहे होते हैं, तो उसमें हो लगने वाले मानव संसाधन, उपकरण, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो संसाधनों में कमी की वजह से कई बार प्रोजेक्ट में डिले भी हो जाता है, यानी कि जो तय समय होता है उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये सभी हमें क्या चाहिए होता है, इन सभी का निर्धारण हमें पहले करना होता है, इन सभी का प्रबंधन भी हमें पहले करना होता है। चाहे वह कोई मानव संसाधन हो,
चाहे वह कोई उपकरण हो, चाहे वह कोई लाइसेंस हो, तो इन सबके प्रबंधन के लिए भी हमारे को प्रोजेक्ट में आवश्यकता होती है। ये सभी आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। फिर बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट में जो जोखिम होती है उसका कैसे प्रबंधन किया जाता है। तो जब भी हम प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं तो इसमें कुछ जो गतिविधियां होती है उसको अनुमानित या गैर अनुमानित जोखिमों में विश्लेषित किया जाता है। अब देखिए, कौशल या अनुभवी कार्यक्रमी द्वारा कोई प्रोजेक्ट छोड़ दिया जाता है तो वह क्या है, वह भी हमारे लिए एक रिस्क है कि वह प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से कोई नया कार्यकर्मी अगर किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेता है तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कितना प्रोजेक्ट में कार्य हो चुका है या किस तरीके का कार्य हो चुका है। तो वह सब समझने के लिए जो समय लग रहा होता है, वह सबका निर्धारण क्या होता है, वह एक जोखिम होती है कि समय पे प्रोजेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से संगठन के नेतृत्व में परिवर्तन कई बार होता है कि जो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसमें अगर चेंज आ जाता है तो वह भी क्या है, वह भी एक बड़ा परिवर्तन है जिसमें चल रहे प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस हैं वह उस नए नेतृत्व वाले पर्सन के अनुसार वह प्रोजेक्ट चालू हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि जो आवश्यकता में परिवर्तन और आवश्यकता में गलत व्याख्या। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम नीड्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो या तो वह गलत तरीके से डिफाइन कर दी जाती है या उनमें कोई परिवर्तन आ जाता है, तो इसके लिए भी प्रोजेक्ट का जो जोखिम है यानी कि उसको समय पे या उसकी जो तय लागत है उसमें पूरा करने का जो जोखिम है वह भी बढ़ जाता है। आवश्यक समय व संसाधनों का कम आकलन करना। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20 कंप्यूटर्स की आवश्यकता है, लेकिन आपने 10 ही का ही आकलन किया, तो ये क्या है, कम साधनों की अगर जब हम आकलन करते हैं तो उससे भी प्रोजेक्ट का जो जोखिम है वह बढ़ जाता है। तकनीकी परिवर्तन और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा। तो कई बार ऐसा होता है कोई टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं या कोई बिजनेस में कंपटीशन होता है, इसके लिए भी आपके जो प्रोजेक्ट में जोखिम है वह बढ़ जाता है। कई बार सेम नीड्स में या सेम कंपैटिबिलिटीज में कोई फ़ोन दो कंपनी द्वारा लॉन्च कर दिए जाते हैं तो वह भी क्या है, कंपटीशन है दो बिजनेसेस के बीच में। तो ये सब क्या है, बिजनेस को या किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए ये सभी जोखिम है। अब देखिए ये जो जोखिम होते हैं इसको कैसे प्रबंध किया जाता है, इसको प्रबंधन की हम प्रक्रिया भी बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित तरीके से हम जोखिम का प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहले है पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना कि संभावित जो जोखिम है उन सभी को नोट नोट करना कि क्या-क्या इसमें जोखिमें हो सकती है, कोई समय ज़्यादा लग रहा है या किसी रिसोर्सेज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या कोई बिज़नेस कॉम्पिटिटर है। इन सभी की जोखिमों के बारे में हमें पहले ही पहचान करनी होती है। फिर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो जोखिमें होती है उसे उच्च, मध्यम और निम्न जोखिमों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन-सी हाई रिस्क है, कौन-सी मीडियम रिस्क है और कौन-सी लो रिस्क है। फिर बात कर लेते हैं प्रबंधन की। तो जब भी हम जोखिमों से बचने के लिए कोई योजना बना रहे होते हैं या कम लाग करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो ये सब भी किसके अंतर्गत आता है, किसी जोखिम को प्रबंध करने के अंतर्गत आता है, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर प्लान बना रहे होते हैं या उसको कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं ताकि वह जो रिस्क है वह कम हो जाए। फिर बात कर लेते हैं मॉनिटर की, यानी कि संभावित जोखिमों को उचित निगरानी रखना, यानी कि जब भी कोई रिस्क होने वाली होती है उसकी मॉनिटरिंग करते रहना कि क्या ये रिस्क अब हो सकती है या नहीं हो सकती है या कब हो सकती है, इसके बारे में भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के निष्पादन की, यानी कि प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ निगरानी और नियंत्रण रखा जाता है। तो किसी विशेष कार्य की गतिविधियां पूर्ण होने पर कार्य को पूर्ण माना जाता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वर्क प्रोग्रेसेस पूरी हो जाती है किसी एक फेज की, तो उसके अंतर्गत यह कार्य पूर्ण माना जाता है, वह पूरा फेज कंप्लीट माना जाता है। फिर बात कर लेते हैं रिपोर्ट में गतिविधियों और कार्यों की स्थिति, जैसे कि पूर्ण प्रगति पर, शुरू नहीं हुआ है, इन सभी के बारे में भी बताया जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसका जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती है, यानी कि वह कंप्लीट हो गया है या वर्क इन प्रोग्रेस है, ये नॉट स्टार्टेड है, ये सभी क्या है, इसके स्टेटस बताए जाते हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट को कुछ चरणों में तैयार किया जाता है और हर सप्ताह प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को जानकारी दी जाती है, यानी कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उन्हें कितनी फेजेस में डेवलप किया जाता है और वीकली इन सभी चीज़ों की जानकारी प्रोजेक्ट मैनेजर को दी जाती है कि किस तरीके से ये कार्य पूरा हो रहा है, इसमें किस किस चीज़ों की या किस किस संसाधनों की आवश्यकता है, तो ये सभी प्रोजेक्ट मैनेजर को बताया जाता है।
फिर बात कर लेते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट में संचार प्रबंधन कर रहे होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो क्या-क्या इसमें ज़रूरत होती है? तो जब प्रोजेक्ट में कोई सफलता चाहिए होती है तो प्रभावी संचार की बहुत आवश्यकता होती है। ग्राहक है, संगठन, टीम के सदस्यों के बीच में प्रोजेक्ट के जो संचार है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो संचार है वह पूरा प्रभावी ढंग से होना चाहिए। जो संचार है वह लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अब देखिए जो प्रोजेक्ट के कस्टमर्स हैं या प्रोजेक्ट में होने वाले जो टीम मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, जिससे एक दूसरे की नीड्स यानी कि जो आवश्यकताएँ हैं, इसी के साथ जो इसमें सुविधाएँ हम देते हैं, उसके बारे में प्रॉपर संचार किया जाना चाहिए। अब देखिए जो संचार है वो ओरल या रिटन हो सकता है। अब देखिए जो संचार प्रबंधन है इसमें क्या-क्या कार्य कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें योजना करते हैं, यानी कि जो भी हितधारक होते हैं, जो भी इसमें पैसा लगाते हैं, उनके से संचार सुविधा का आकलन किया जाता है। यानी कि ये फिर सभी एक-दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे, ये कैसे उस प्रोजेक्ट के हित के बारे में सोचेंगे या बात करेंगे, इन सभी की एक योजना बनाई जाती है और फिर साझा किया जाता है, यानी कि शेयर किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा सही जानकारी सही व्यक्ति को सही समय पर साझा की जाती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सब आपके प्रोजेक्ट में जो संचार प्रबंधन है इसके अंतर्गत आता है। फिर बात कर लेते हैं फीडबैक की। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्थिति या परफॉर्मेंस रिपोर्ट का उपयोग करते हैं, तो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ की जो टीम मेंबर्स हैं इनकी जो भी रिपोर्ट्स होती है, इसका जो फीडबैक है वह प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा दिया जाता है। और समापन यानी कि प्रोजेक्ट के चरणों की यानी कि संपूर्ण प्रोजेक्ट के समापन की जानकारी भी एक लिखित प्रतिलिपि में जो हितधारक होते हैं उनको दी जाती है। इसी के साथ जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी शेयर की जाती है, जिससे कि पता पड़ जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका समापन हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन की। तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन की बात करते हैं, ये एक प्रक्रिया होती है जो किसी वस्तुओं को पहचानने और परिभाषित करती है, साथ ही पूरे जीवन चक्र में परिवर्तन का नियंत्रण भी करती है, जिससे कि वस्तुओं की जो पूर्णता या शुद्धता है उसका समापन किया जाता है। यानी कि जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उससे पहले किसी भी जो प्रोडक्ट है उसमें जो रिलेटेड आवश्यकताएँ होती हैं उनको लिखा जाता है, साथ में जो चेंजेस होते हैं इन सब पे भी कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं बेसलाइन की। तो जब हम इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो प्रोजेक्ट में जो भी फ़ेज़ेज़ में जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनका समापन होने के बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, यानी कि उसे प्रलेखित किया जाता है। साथ ही जब कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन किया जाता है तो इसमें होने वाले जो परिवर्तन हैं, जैसे कि कोई आवश्यकता है या कोई प्रोग्रेस है या कोई टेक्निकल चेंजेस है, इन सभी के बारे में इस कॉन्फ़िगरेशन की बेसलाइन के बारे में बताया जाता है। देखिए बात कर लेते हैं परिवर्तन का जो नियंत्रण होता है, तो जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में परिवर्तन का ध्यान रखा जाता है। अब जैसे कि क्या-क्या ध्यान रखा जाता है, तो इसमें आंतरिक बाह्य परिवर्तन का अनुरोध उचित रूप से पहचान करके प्रलेखित किया जाता है, यानी कि उसमें जो इंटरनली क्या चेंजेस है या एक्सटर्नली क्या चेंजेस है, इन सभी के बारे में बताया जाता है और इन सभी को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं परिवर्तन अनुरोध की वैधता जांच की जाती है, यानी कि जो उसमें चेंज हुए हैं क्या वह सही हैं या नहीं है, इन सब की भी जांच की जाती है, पूरी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। इसी के साथ जो परिवर्तन का अनुरोध है उसमें अतिरिक्त प्रयास, लागत, समय का जांच करके प्रलेखित किया जाता है, यानी कि जो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है या जो टाइम लगा है, इन सब का भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। परिवर्तन को सिस्टम में शामिल करने के लिए उच्च अधिकारियों की मंजूरी लेना आवश्यकता होता है, यानी कि जब भी कोई चेंज हम किसी सिस्टम में कर रहे होते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कर रहे होते हैं, तो जो इसकी हायर अथॉरिटीज़ होती है, उनसे उसकी मंजूरी ली जाती है कि क्या ये चेंजेज़ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कर सकते हैं या नहीं। फिर बात कर लेते हैं मंजूरी मिलने के बाद परिवर्तन अनुरोध का निष्पादन किया जाता है, यानी कि अगर आपको मंजूरी मिल जाती है हायर अथॉरिटीज से कि इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं, तो वह पर्टिकुलर एग्जीक्यूट किया जाता है, वह पर्टिकुलर चेंज है उसमें एग्जीक्यूट किया जाता है। परिवर्तन का सही क्रियान्वयन होने के बाद औपचारिक रूप से उसे प्रलेखित किया जाता है, यानी कि फिर से उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है कि यह सही तरीके से इसमें ये चेंज हो गया है। तो इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन है आपका कार्य करता है, यानी कि होने वाले जो भी चेंजेस हैं, जो भी आवश्यकताएँ हैं, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है और इसी तरीके से उसमें कोई चेंजेस हैं तो उनकी हायर अथॉरिटी से मंजूरी ली जाती है।
फिर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की। तो जब भी हम प्रोजेक्ट में कोई प्रबंधन कर रहे होते हैं तो उसमें यूज़ होने वाले जो उपकरण हैं वह कैसे-कैसे यूज़ होते हैं। तो देखिए, जब हम प्रोजेक्ट के आकार के साथ जुड़ा हुआ जोखिम या अनिश्चितता बढ़ती है तो उसमें प्रबंधन के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम एक गैंट चार्ट का उपयोग करते हैं जो कि हेनरी गैंट द्वारा 1917 में बनाया गया था, जो कि बताता है कि प्रोजेक्ट में होने वाली जो गतिविधियाँ हैं या निर्धारित समय को कैसे-कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो उस तरीके से हमारा गैंट चार्ट कार्य करता है किसी भी क्षैतिज बार चार्ट के द्वारा। तो जिसमें हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितने समय में पूरा करेंगे, ये सब हम गैंट चार्ट के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट में होने वाली जोखिमें, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।